आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पिछला क्लास में हम सभी ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिक को समझा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं एंड इसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही समझेंगे, बट आज की क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने वाले हैं। तो देखो जो जिस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझेंगे एंड हमारा टाइम बचने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, उसे समझेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिखेगा, मैं क्वेश्चन बुक में पढ़ रही हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स है एंड इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:3:2 है। ओके, देन है यहाँ पे कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे उनका जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2019 का है। देन देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है और ये बैलेंस शीट के अंदर ही हमारा अलग अलग एसेट्स एंड अलग अलग लायबिलिटीज दिया है, जैसे कि क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, कैसेट, बैंक, डेटर्स, ये सारे हमारे दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है On this date, they decided that in future C will get 1/5 share in profit. अब वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि C जो है, देखो यहाँ पे तीन पार्टनर है A, B एंड C एंड इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। बट ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में C को जो है वो 1/5 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे न्यू रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करने बोला गया होगा तो हम न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे एंड इफ अगर नहीं बोला गया होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा बस ओल्ड रेशियो का काम होता है। ओके, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं, तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले के होते हैं, तो उसमें हमारा बस एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ही यूज होने वाला है। ओके, so next they further decided that the building be valued at 80,000 rupees. then वो डिसाइड करते हैं कि उनका बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 80,000 होने थे। देखो पहले बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 60,000 रुपीज एंड यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि वो 80,000 होने वाला है, तो वैल्यू में चेंज आया ना, और चेंज आने को ही हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, देन यहाँ पे लिखा है स्टॉक भी रिड्यूस्ड एट 6,000 रुपीज। स्टॉक जो है वो 6,000 रुपीज से कम होगा। ठीक है, देन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 4,000 रुपीज कम होने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है pass journal entries in the books of the firm regarding the revaluation of assets and prepare revaluation account. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, सो पहले यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन में हमारा है कि पहले जर्नल एंट्रीज करना है फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बट हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पहले ही हम फॉर्मेट बना के रख लेंगे जर्नल एंट्रीज का, और अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके, सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का ओवरव्यू। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज भी करने हैं, तो पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके, सो लिख दो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्रीज हमें जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में करने होते हैं, हमें पता है ये बात। ठीक है, कि हम जर्नल एंट्रीज को हमेशा जर्नल एंट्रीज के ही फॉर्म में करते हैं, तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज करने होंगे। आई होप कि आपको फॉर्मेट इसका याद है, तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेबिट एंड ये हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ये हमारा डेट होता है। ठीक है, डेट का कॉलम है ये, आप यहाँ पे डेट लिख दोगे तो ये हम डेट लिखेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है, एलएफ अमाउंट, इधर हम डेबिट वाले अमाउंट को दिखाते हैं एंड ये अमाउंट है, ये हम इधर क्रेडिट वाले अमाउंट को दिखाते हैं। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे आपको पहले हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्रीज करना है, उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बट हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इधर प्रिपेयर करेंगे। ओके, ओके, तो ये हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है, हमें पता है अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के नीचे हमारा सारा इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऑन दिस डेट
they decided that in future C will get 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में C जो है वो 1/5 शेयर लेता है प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने नहीं बोला गया, इसलिए इस पॉइंट से अभी कोई मतलब नहीं। ओके, देन आगे लिखा हुआ है कि they further decided that बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 80,000 रुपीज। अब वो आगे डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग जो है वो 80,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट में आपका बिल्डिंग कितना गिवन है 60,000 रुपीज, मतलब पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग का कीमत जो है वो 60,000 है। लेकिन अब जब PSR का केस आया, मतलब जब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आया, तब ये फिर से वैल्यूएशन करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि अब बिल्डिंग जो है वो 80,000 रुपीज हो गया है। क्या हो गया 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपीज इंक्रीज आया, ये क्या है फॉर्म के लिए बताओ। तो जब कभी भी एसेट्स का वैल्यू में इंक्रीज आता है तो वो फॉर्म के लिए गेन है। ठीक है, गेन है ना। तो यस, तो जो गेन होता है उसे हम किधर रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल का रूल के हिसाब से हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को दिखाते हैं एंड क्रेडिट में हम सारे इनकम्स एंड गेन्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा इनकम होता है या गेन आप बोल सकते हो, तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी एक इंडिविजुअल एसेट्स के नेम से, जिस एसेट्स में इंक्रीज होगा उस एसेट्स के नेम से। ओके, सो हम इधर क्या लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। ओके, तो कितना चेंज आया है देखो 20,000 रुपीज, तो हम 20,000 लिख देंगे। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, तो नेक्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है कॉमा के बाद लिखा हुआ है स्टॉक बी रेड्यूस्ड बाय 6,000 रुपीज। अब इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन में लिखा है कि स्टॉक जो है वो 6,000 रुपीज से कम होने हैं। क्या होने? 6,000 रुपीज से कम होने हैं। अब ये मत समझना कि 6,000 रुपीज जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट है, तो यहाँ पे ये रीवैल्यूड वैल्यू नहीं है। रीवैल्यूड वैल्यू का मतलब है कि जो चेंज हुआ वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा था कि पहले 60,000 था, अब 80,000 रुपीज है, तो ये बदला हुआ कीमत था। ठीक है, मतलब पहले जो है वो 60,000 और अब 80,000, तो ये बदल के अब 80,000 हो गया। लेकिन स्टॉक के बारे में क्या लिखा है कि 6,000 रुपए से कम हो गया है। ठीक है, मतलब 6,000 वो अब कम हो गया। तो पहले कितना था स्टॉक, देखो पहले 50,000 रुपीज था और अब 6,000 कम हो गया, मतलब कि अब कितना हो गया होगा 44,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमें 44,000 नहीं दिखाने, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे बल्कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसमें सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाते हैं, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, जैसे जितना बढ़ा है वो दिखाएंगे और जितना घटा है वो दिखाएंगे। ठीक, तो स्टॉक क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स का कीमत अगर कम हो गया है तो वो क्या होता है? गेन है या लॉस है? बताओ। तो जब कभी भी एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस है, और उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो यस, हम इसे इधर रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक अकाउंट के नेम से, एंड ये 6,000 रुपीज ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज को दिखाते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है लिखा हुआ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000 रुपीज। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये एक ऐसा चीज है ना जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो आप देख रहे होंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाया हुआ है, वो भी डेटर्स में माइनस करके। तो क्या ये एक एसेट्स है? क्या ये एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है हमारा? बताओ। तो नहीं, जब कभी भी कोई भी प्रोविजन दिया हो, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे है। डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं? तो डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि किसी डेटर से आपका कोई अमाउंट आने वाला है। ठीक है, किसी डेटर्स मतलब कोई डेटर है और आपको कंफ्यूजन है कि वो आएगा या नहीं आएगा, आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आप डाउट में है कि वो अमाउंट उससे आप रिकवर कर पाएंगे, तो उसके लिए आप एक प्रोविजन करके रख रहे हैं। तो ये प्रोविजन जो है ना वो लायबिलिटीज होते हैं। क्या होते हैं? लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो आपके 4,000 कम हो जाएंगे। तो अभी मैंने क्या बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटीज है। तो यस, यहाँ पे भी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिखाए गए ना एसेट्स के साइड पे और डेटर्स में माइनस करके, ये भी हमारा लायबिलिटी ही है। और ये लायबिलिटी होने के कारण देखो पहले कितना था इसका अमाउंट 16,000 रुपीज, लेकिन अब 4,000 कम हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। लेकिन हमें यहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट नहीं दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बस इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाना है। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज जो है वो लायबिलिटीज कम हो रहा है। तो लायबिलिटीज अगर कम हो रहा है, लायबिलिटी मतलब सिरदर्द होता है, मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था, जिसे आपको पेमेंट करना है या आपको करना ही करना है, मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज आपका कम हो रहा है। तो लायबिलिटीज अगर कम होता है ना तो वो हमारा इनकम होता है, गेन होता है। ठीक है, तो इनकम और गेन को हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। तो इसलिए हम इसे इधर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, कितना है अमाउंट 4,000 रुपीज, तो हम 4,000 लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा चीज नहीं लिखा है
लायबिलिटीज के बारे में नहीं गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसे सीधे सीधे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो सीधे सीधे हम इसे सॉल्व करते हैं। एंड इसमें ज्यादा स्पेस तो लगा नहीं हमारा, तो देखो अब देखो आपको पता करना होगा कि डेबिट में आपका अधिक है या क्रेडिट में अधिक है। तो हम देख रहे हैं सीधे सीधे कि हमारा क्रेडिट में ही अधिक है, क्रेडिट में हमारा 24,000 रुपीज है एंड डेबिट में 6,000 रुपीज है, ठीक। तो डेबिट में ही हमारा अधिक है, तो हम डेबिट में लिखेंगे 24,000 रुपीज एंड इधर भी 24,000 रुपीज। एंड इफ अगर 24,000 रुपीज हमारा चला गया, 6,000 रुपीज चला गया 24,000 में, माइनस करते हैं ना फिर यहाँ पे, तो हमारा 18,000 रुपीज बचता है। एंड ये 18,000 रुपीज जो है ये हमारा क्या है, टू, क्योंकि हमारा क्रेडिट में अधिक था, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो टू लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स है ए बी एंड सी, तो ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूरा लिखना, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड ये कौन से रेशियो में, तो मैंने आपको बोला ये हमारा हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपका 3:3:2 है, तो यस यहाँ पे भी ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो जल्दी से। तो देखो यहाँ पे क्या है, 18,000 रुपीज है ना, तो ए को कितना मिलेगा, तो 18,000 रुपीज का 3 बाई आपको कितना करना है, देखो 3, 3, 6 और 7, 8 आप करोगे, तो 18/8 करोगे, सो ए के पास जाने वाला है 6,750 रुपीज। एंड देखो बी को कितना जाने वाला है, तो देखो बी को भी कितना हिस्सा मिलने वाला है, इसको भी 3 हिस्सा ही मिलने वाला है, तो इसका भी 18,000 रुपीज का 3/8 आप करोगे, तो इसे भी 6,750 जाने वाले हैं। एंड सी को, तो सी को 18,000 रुपीज एंड इंटू 2/8 करना है, क्योंकि इसे 8 हिस्से में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, ठीक है, इसका शेयर 2 है, तो अब इसे भी आप करोगे सॉल्व, तो 2250 एंड यहाँ पे 0 4,500, ठीक। तो अब यहाँ पे ए को कितना जाने वाला है, 6,750, बी को भी 6,750 एंड सी को 4,500, ओके। आई बात समझ में। अब देखो इफ अगर क्वेश्चन में बोला होता कि आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने, तो आप क्या करते, तो सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते, ए बी एंड सी एंड अगेन ए बी एंड सी, पहले तो हम इनका यहाँ पे कैपिटल दिखा देते, तो कैपिटल यहाँ पे गिवन है इनका, ए का गिवन है, बी का और सी का, तो क्रेडिट में पहले बाई बैलेंस सीडी करके दिखा देते, एंड फिर हमारा ये जो कैपिटल जो यहाँ पे प्रॉफिट आया ये भी वहां पे ट्रांसफर करके ऐड करके हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट में आ जाता, बैलेंस सीडी करके, और फिर यहाँ पे जो कैपिटल आता है इससे हम फिर न्यू बैलेंस शीट में दिखाते, और जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का उसे दिखाते, तो हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे बनाने नहीं बोला है, तो हम अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही समझ रहे हैं, जो हमारा बाकी का क्लास होगा उसमें हम कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज भी करने को बोला गया है ना, तो जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री करना है, तो रिवैल्यूएशन सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे हम, ये जो बाकी जितनी भी चीजें डेबिट में है उसे हम डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखा रहे हैं ना, तो रिवैल्यूएशन हमेशा हमारा डेबिट में होता है, ठीक है, हमेशा डेबिट में होता है, मतलब रिवैल्यूएशन से आप ले रहे हो तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट में करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करने होंगे डेबिट, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या है हमारा, स्टॉक, तो टू स्टॉक अकाउंट, ठीक, और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड, ठीक है, स्टॉक जो है वो घट गया, तभी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में दिखाए हैं, है ना। एंड अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज, तो 6,000 दिखा दोगे एंड अगेन 6,000 दिखा दोगे, एंड इसे हमें सेपरेट कर देना होता है, ठीक है। अब क्या है कि रिवैल्यूएशन को अब हम क्रेडिट में दिखाएंगे और क्रेडिट वाली चीजें हमारी हो जाएंगी इधर, ठीक है। तो क्या क्या है क्रेडिट में हमारे, तो देखो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन को दिखाना है हमें, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लिख रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। एंड क्रेडिट में क्या क्या है, बिल्डिंग एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इधर हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट। अब देखो बिल्डिंग में हमारा कितना इंक्रीज हुआ है 20,000 रुपीज, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में हमारा कितना डिक्रीज हुआ है 4,000 रुपीज, एंड यहाँ पे हम 24,000 रुपीज लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा किधर आया बताओ, डेबिट में आया ना, तो डेबिट में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट में हमें कुछ नहीं लिखना, एज
कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कभी कभी तो करंट अकाउंट भी गिवन होगा, तो ये समझना है आपको, ठीक है, कि कब करंट होता है। तो लिखना टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। एंड यहाँ पे अमाउंट आपके हैं, ए को 6750, बी को भी 6750 एंड सी को 4500 एंड ये हमारा जाता है 18000। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। जनरल एंट्री समझ में आ गया एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन को और समझते हैं, इसका कांसेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या कांसेप्ट हम इसे अभी समझेंगे, ठीक है। सो चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब एक थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन को समझो। इसमें थोड़ा सा ना हमारा चेंज है, टॉपिक कुछ थोड़ा सा चेंज है, उसे हमें समझना है आज की क्लास में। ओके, ऑलराइट। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, ठीक है। एंड लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:2 और इनका न्यू प्रॉफिट 4:3:2 है, 4:3:3 है। अब इनका नीचे में जो है, मतलब इसके जस्ट नीचे हमारा जो है वो गिवन है बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक। बुक वैल्यू का मतलब है कि जो पहले से था, और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है अब जो बदलाव किया गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, ठीक है। तो अब ये बदलाव के आधार पे ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बट रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग वन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री विथ नेसेसरी वर्किंग नोट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अब पार्टनर्स जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू में रिवाइज तो कर दिए, मतलब बदलाव तो कर दिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू, लेकिन वो न्यू बैलेंस शीट में ये नया वाला कीमत या नया वाला मूल्य नहीं दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इसका चेंजिंग को रिकॉर्ड किया जाए, मतलब चेंजिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चेंज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बट वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का न्यू वैल्यू नहीं दिखाना चाहते। तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला जाए तो हम सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस। लेकिन जब इस तरह का चीज लिखा रहे ना, तो इसका सीधा मतलब है कि पार्टनर्स रिवैल्यूड अमाउंट को पता करना चाहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये करने से, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, नया बैलेंस शीट में या नया वाला कीमत नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो इसे बोलते हैं व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड न्यू अमाउंट इन बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते, ठीक है। क्या क्लियर है? अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि पार्टनर्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं चाहते हैं। बस वो पता करना चाहते हैं कि ये जो उनका एसेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव हुआ है, इससे उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बस वो पता करना चाहते हैं। और इसे पता करने पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है ना, और जो गेनिंग पार्टनर होता है, इन दोनों के बीच में एंट्री पास हो जाता है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसमें हम अलग अलग एंट्री पास कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन तो बनाना नहीं है, बस हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और पता करेंगे कि ऐसा मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू में चेंज होने के कारण प्रॉफिट हुआ है फर्म को या लॉस हुआ है। अगर लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हुआ है तो उसे पार्टनर्स जो है वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर बीच में एडजस्ट करेंगे। गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने हिस्से का प्रॉफिट दे देता है, और मतलब कि एडजस्ट हो जाता है। एंड अगर लॉस हुआ है तो भी यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट हो जाता है। ओके, आई बात समझ में? चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत बातें हो गई। क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो देखो, जैसे कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें हम सभी ने देखा था कि डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे थे। तो डेबिट में हम देखो, अभी मैं इसे ना यहाँ पे समझने के लिए आपको बताती हूँ कि जब हम रिवैल्यूएशन बना रहे थे तो डेबिट और क्रेडिट लिख रहे थे ना। क्रेडिट में हमारे सारे इनकम्स एंड गेन्स थे, ठीक है, इनकम्स एंड गेन्स को लिख रहे थे, जबकि डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को लिख रहे थे, ठीक है। तो क्रेडिट में हम क्या लिख रहे थे? इंक्रीज इन एसेट्स में जो बढ़ रहा था तो हम उसे क्रेडिट में लिख रहे थे, और अगर लायबिलिटीज घट रहा था तो उसे हम क्रेडिट में लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये अपोजिट हो रहा था, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा था तो उसे हम फिर डेबिट में लिख रहे थे, और अगर घट रहा था, ठीक है, ये मैं ऐसे दे देती हूँ, और अगर इंक्रीज हो रहा था लायबिलिटीज तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक।
मतलब सीधा मतलब है कि बढ़ने वाली चीजों को क्रेडिट में लिख रहे थे और घटने वाली चीजों को डेबिट में लिख रहे थे। ये प्लस दे देती हूँ और ये माइनस दे देती हूँ। तो यहाँ पे भी यही करना है, जो बढ़ रहा है चीज उसे ऐड करेंगे और जो घट रहा है वो मतलब जो हम क्रेडिट में दिखाते थे उसे ऐड करेंगे और जो डेबिट में दिखाते थे उसे लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला तो लिखा है कि देखो प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू पहले 50,000 रुपीज था और अब कितना हो गया 40,000 रुपीज। देखो चेंज है ना, 50,000 रुपीज था पहले, अब 40,000 रुपीज हो गया है। तो जल्दी से लिखते हैं हम। अब लिखोगे ऐसे ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, बस रिवैल्यूएशन के जैसा प्रिपेयर कर रहे। ठीक, इस तरह से स्टेटमेंट बना लेना, इधर आपका अमाउंट होता है एंड इधर पार्टिकुलर्स लिख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले देखो जो क्रेडिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में दिखाते हैं हम उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हम ऐड करेंगे, बाकी चीजों को लेस करेंगे, जो डेबिट में दिखाते थे वो लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो पहले 50,000 था और अब 40,000 है, तो घट गया है ना प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, मैं इधर ऐड लिख देती हूँ, हम इधर ऐड वाली चीजों को लिखेंगे एंड इधर लेस वाली चीजों को लिखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या हुआ है, घटा है। तो डिक्रीज इन एसेट्स को कहाँ दिखाते थे, डेबिट में, और डेबिट वाली चीजों को लेस करना है। तो यस हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड लिख देंगे डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। कितना डिक्रीज हुआ 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, और देखो ये लेस करने वाली चीजें हैं, लेस यहाँ पे 2 कॉलम दे दो। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। सारी लेस करने वाली चीजों को हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड पहले 80,000 रुपीज का था, बुक वैल्यू में दिख रहा होगा आपको, और रिवाइज वैल्यू 1 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे बढ़ गया ना, तो यस जो बढ़ गया उसे हम इधर लिखेंगे। तो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 बढ़ गया, तो हम इसे 20,000 इधर लिखते हैं। ठीक है, इधर आप ऐसे दे दो, अमाउंट यहाँ पे हम माइनस करने वाला दिखाएंगे और इधर अमाउंट हम प्लस करने वाले दिखाएंगे। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन लिखा है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट पहले 44,000 रुपीज का था और अब 50,000 रुपीज का हो गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 6,000 बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो हम उसे किधर रिकॉर्ड करेंगे, देखो इंक्रीज हुआ एसेट्स में, तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे, तो हम इसे ऐड करेंगे और इधर लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। पहले 44,000 रुपीज था, 50 हो गया, तो 6,000 रुपीज बढ़ गया ना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सैंड्री डेटर्स। तो देखो डेटर्स पहले 1,20,000 रुपीज के थे और अब 1 लाख रुपीज के हो गए, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज कम हो गया, तो अब उसे हम लेस करेंगे क्योंकि एसेट्स है सैंड्री डेटर्स और डिक्रीज हुआ एसेट्स में, तो हम इसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट वाली चीजों को यहाँ पे लेस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स। ठीक है, अब देखो पहले डेटर्स कितने के थे, तो पहले डेटर्स जो है वो 1,20,000 रुपीज के थे और अब 1 लाख के हो गए, तो 20,000 आपको कम करने होंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब माइनस करना है। ठीक है, समझ आना। देन यहाँ पे लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स। तो देखो क्रेडिटर्स जो है वो हमारे लायबिलिटीज होते हैं। पहले क्रेडिटर का वैल्यू यहाँ पे 1,40,000 रुपीज था एंड अब 1,20,000 रुपीज हो गया, तो देखो घट गया ना लायबिलिटीज का वैल्यू। तो जब लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट वाली चीजों को ऐड करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ओके, देखो पहले क्रेडिटर्स कितने थे 1,40,000 रुपीज एंड अब 1,20,000 हो गए, तो 20,000 रुपीज को ऐड करना है, इधर लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक लास्ट बचा है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वैसे एक्सपेंस जिससे आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया बट आपको अब पेमेंट करना है। ठीक है, तो जो चीज को आप पेमेंट नहीं किए हो और अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है, पेमेंट आपने किया नहीं है बट आपको अब पेमेंट करना है, तो ये आपका लायबिलिटीज है और ये आप पे अब बढ़ गया लायबिलिटी। पहले कितना था 11,200 आपको पेमेंट करना था बट अब 12,000 पेमेंट करना है, मतलब पहले 11,200 रुपीज जो आपको पेमेंट करने थे एंड अब जो है वो आपको 12,000 रुपए पेमेंट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 800 रुपीज जो है वो आपका इंक्रीज हो गया लायबिलिटीज में। इंक्रीज को हम डेबिट में दिखाते थे, तो यहाँ पे डेबिट वालों को लेस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे 800 रुपीज। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक, अब यहाँ पे ऐड कर लो। देखो यहाँ पे क्या है 20 20 40 46,000 रुपीज है एंड माइनस कितना करना है 30। तो यहाँ पे क्या मैं इसे इरेज कर दूं, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि हम कैसे यहाँ पे डेबिट ऐड और माइनस करेंगे। ठीक है, तो समझ आना, रिवैल्यूएशन का ही रूल से होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लेस करो, तो 30,800 रुपीज लेस करोगे, इसे ऐड करके मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब माइनस करो, सो यहाँ पे हमारा आता है 50,200। अब देखो ये प्लस में आया माइनस में आया, तो प्लस में ही आया है
तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा रिवैल्यूएशन से, ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर ये बनाते तो यहाँ पे इन्हें से लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये जो हमारा आया ना वो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। सो ये हमारा है नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? लेकिन अब देखो पार्टनर्स ये नहीं चाहते हैं कि इसे जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू को वो बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ना वो पार्टनर सैक्रिफाइस या गेनिंग में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमेशा समझ आना कि अब पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो काम है कि आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर को पता करना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड कौन गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है A, B एंड C, तो हम लिखेंगे A, B, C, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ओल्ड शेयर लिख दो सबका। तो देखो A, B एंड C का ओल्ड शेयर यहाँ पे गिवन है 5:3:2, तो 5/10 जो है वो A का ओल्ड शेयर है, 3/10 B का ओल्ड शेयर है एंड 2/10 C का ओल्ड शेयर है। इसमें हमें माइनस करना होता है न्यू शेयर, तो न्यू शेयर माइनस करेंगे। तो इनका न्यू शेयर है 4:3:3, यानी कि 4/10 A का, 3/10 B का और 3/10 C का, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/10 होता है। देखो ओल्ड शेयर पहले A को जो है वो 5 हिस्से मिल रहे थे और अब 4 मिल रहे हैं, तो A को एक हिस्सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो यस A सैक्रिफाइस कर रहा है, B कुछ भी नहीं कर रहा, B का 0 हो गया, ये नील है, ना सैक्रिफाइस ना गेन। B को पहले भी 3/10 हिस्सा मिला था और अभी भी 3/10, मतलब 10 में से 3 हिस्सा पहले भी B को मिला था और अभी भी B को 10 में से 3 हिस्सा ही मिलेगा। एंड C को, तो C का -1/10, मतलब C को पहले 2 मिला था अब 3 मिल रहा है, तो C को गेन हो गया, ठीक है। 1/10। तो अब जो ये 15,200 आया इसे वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांटेंगे, ठीक। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर में कैसे बांटा जाता है? तो देखो ये 15,000 है ना, 15,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे 15,200 और ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो 15,200 का 1/10, तो यहाँ पे ₹1,520 जो है वो A सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है वो किसे देगा, मतलब ये किसे लेगा, B से लेगा, ठीक है, मतलब C से लेगा। जो गेनिंग पार्टनर होते हैं ना वो अपने शेयर में से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C गेन कर रहा है, तो C जो है वो अपना शेयर में से A को देगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये भी अपना 15,200 का गेनिंग शेयर 1/10 है, इसका भी ये भी कैलकुलेट करेंगे तो इनका भी 15,220 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो एक जनरल एंट्री हमें एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करना था वो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये 1520 एंड यहाँ भी 1520। एंड नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट चेंजिंग इन बुक वैल्यूज। ओके, आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू में अगर चेंज पार्टनर ना करना चाहे तो, मतलब चेंज करे बट उसे रिकॉर्ड ना करना चाहे तो, ठीक है। आई बात समझ में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दो टाइप को हम समझ चुके हैं। यही 2 टाइप होता है। पहला कि पार्टनर्स जब पूरा बंद करना चाहे अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन पूरा करना चाहे एकदम अच्छे से, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एंड उसे जनरल एंट्री कैसे करते हैं अभी हमने समझा पिछला क्वेश्चन में। एंड अगर पार्टनर्स जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, बस प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए करना चाहते हैं प्रिपेयर, लेकिन वो बुक वैल्यू में नहीं दिखाना चाहते, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बना के बनाएंगे और यहाँ पे फिर हमें एडजस्ट करना होता है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग में। ओके, आई बात समझ में? आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा और भी न्यू टॉपिक का होने वाला है। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।